ऐकूया कोरोना वृत्तविशेष. श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या कोरोना वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. आजच्या कोरोना वृत्तविशेषमध्ये आपण ऐकणार आहोत लातूर इथल्या स्वामी रामानंद तीर्थ व्याख्यानमालेच्या वतीनं एका फेसबुक संवादात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन यांनी कोरोनाशी संबंधित विविध पैलूंविषयी दिलेली माहिती. श्रोतेहो, गेल्या वर्षभरापासून आपण कोरोनासोबत जगत आहोत. आपल्या सामान्य जगण्याची परिभाषाच बदलून टाकणाऱ्या या संसर्गानं आपल्या मनात अनेक प्रश्नही निर्माण केले. अशाच काही प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी लातूर इथल्या स्वामी रामानंद तीर्थ व्याख्यानमालेच्या वतीनं एका फेसबुक संवादाचं आयोजन केलं होतं. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, गावी द वॅकन्सीज अलायन्स संस्थेच्या डॉक्टर रंजना हळबे कुमार हे देखील या फेसबुक संवादात सहभागी झाले होते. पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि पत्रकार अतुल देऊळगावकर यांनी फेसबुक संवादाचं संयोजन केलं. या फेसबुक संवादाच्या माध्यमातून डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन यांनी कोरोनाविषयी तुमच्या आमच्या मनातल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं दिली. तीच आपण जाणून घेऊयात. कोरोनासारख्या संसर्गाची साथ कशी सुरू होत असावी आणि ती जगभर कशी पसरत असावी याविषयी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन यांनी या संवादात काय सांगितलं ते ऐकूयात. अब हम लोग ये एक महामारी के बीच में हैं। बहुत सालों के बाद एक ऐसी महामारी विश्व में आई है, परंतु ये पूरी तरह से एक सरप्राइज नहीं है. कई लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने महामारी के बारे में बहुत सालों से हमें वार्न किया है और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मानवता ने किया है, एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण के साथ हम लोग हार्मनी में आजकल नहीं रहते हैं. एक एनवायरनमेंटल डिस्ट्रक्शन की ओर हमारी जो मानव जाति है वो समझती है कि हम सबसे ऊंचे हैं, सबके ऊपर हैं, और बाकी जो हमारे जानवर वगैरह स्पीशीज हैं, प्लांट्स हैं, उसके तौर हम इतने सेंसिटिव नहीं हैं. तो इससे क्या होता है, हम अपने फॉरेस्ट को काटते हैं, हम लोग अपने लिए जगह बनाते हैं, जो हमें क्रॉप्स चाहिए वो हम लगाते हैं, जंगलों को हटा देते हैं, तो जानवर वगैरह कहाँ जाए. तो कुछ ऐसे सालों से जानवर मानव जाति बहुत करीब आने लगे हैं. और जानवर में ऐसे जंगली जानवर हैं और हमारे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जो दूध के लिए, मांस के लिए पाले जाते हैं, ये इनको एक साथ मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. वायरसेस जो हैं, कीटाणु वायरस जो हैं, वो हर एक स्पीशीज में, जाति में रहते हैं. बैट्स में कोरोना वायरसेस बहुत कॉमन है. बैट की जो स्पीशीज हैं उसमें कई तरह के कोरोना वायरसेस मिलते हैं. वो बैट्स को कुछ होता नहीं है, उनके रहने से उनको बीमारी नहीं होती, परंतु जब बैट से वो मानव जाति में वो सेम वायरस कूद जाता है तब हम लोग बीमार हो जाते. ये पहले भी कई बार हो चुका है. और बैट और ह्यूमन के बीच में कोई जानवर बीच में आ सकता है. जैसे जब सार्स 1 हुआ था चाइना में 2003-4 में, वो भी चाइना से ही शुरू हुआ था. तो ये पता लगा था कि वो जो वायरस है वो एक तरह की बिल्ली होती है, वाइल्ड बिल्ली, जंगली बिल्ली, सिवेट कैट, उसको इन्फेक्ट करती थी. और वो जंगली बिल्ली को जो पकड़ के लोग खाते थे, मार्केट में बेचते थे, तो उससे वो जंप करके मानव जाति में आई और फिर इन्फेक्शन, उसने सार्स 1 का जो इन्फेक्शन था वो और इससे भी भयंकर था, क्योंकि उसमें 100 लोग इन्फेक्ट होते थे, 30 लोग उसमें उनकी मौत हो जाती. तो डेथ रेट उसमें बहुत हाई था. अच्छा हुआ कि वो 800 लोगों के आसपास उसने इन्फेक्ट किया और हमारी विश्व ने उसको कंट्रोल कर लिया, कब्जी कर लिया, और उसके बाद नहीं हुआ दोबारा. उसी तरह से एक और कोरोना वायरस है जो मर्स कोरोना वायरस कहते हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. वो 2012-13 में उसका पता लगा. उसमें 1 साल जांच के बाद ये पता लगा कि वो ऊंट, कैमल जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है उसका, और वो ऊंट के साथ जो पास रहते हैं, ऊंट को संभालते हैं, और उनके जो नोमैडिक लोग हैं मिडिल ईस्ट में ज्यादातर, वहां पे बीमारी होती है. तो अब ये इस SARS-CoV-2 वायरस की जो महामारी चली है उसका पता लगाने के लिए एक अब अंतरराष्ट्रीय कमेटी बनी है जो चाइना जाएगी, वुहान जाएगी और वहां पे पूरी तरह से जांच करेगी चाइनीज साइंटिस्ट के साथ मिलकर. उन्होंने ऑलरेडी जांचें शुरू करी है. बट इतना हम कह सकते हैं कि ये जो है नेचुरल वायरस था, इसमें जेनेटिक सीक्वेंस को देखने से ये पता लग सकता है कि ये आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ है लैब में या ये
नेचुरल है और इससे वैज्ञानिक मानते हैं कि नेचुरल था, ये बैट से ही आया होगा क्योंकि बैट कोरोना वायरस और इस वायरस में बहुत सारी मिलजुलता है, परंतु वो बैट से कैसे कौन से जानवर से गुजरते हुए मानव जाति में आया वो अभी पता लगाना है, उसका अभी पता नहीं है। कुछ आइडियाज हैं लोगों की, परंतु ये जरूर हमें पता है कि जहाँ पे वेट मार्केट्स होते हैं, चीन में वो बहुत पॉपुलर है, जहाँ पे तरह तरह की जानवरों को बेचा जा सकता है, सब जानवर और मानव सब एक साथ होते हैं वहां पर, ऐसे जगह में जंप करना स्पीशीज टू स्पीशीज, ये अपॉर्चुनिटी हम लोग क्रिएट करते हैं। गेले वर्षभर कोरोनासोबतच जगूनही त्याचा संसर्ग नेमका कसा कुठून होत असेल याबद्दल अजूनही आपल्या मनात शंका कुशंका आहेतच। त्याविषयी देखील डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन यांनी मार्गदर्शन केलं। उस पे काफी रिसर्च हुआ है और अभी भी हो रहा है कि ये कैसे फैलता है और कहाँ पे रिस्क ज्यादा है। तो इस सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ड्रॉपलेट्स। तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, जो हम लोग बात करते हैं, खांसते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, तो हमारे मुंह से जब सांस लेते हैं तो छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं और वो पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है। अगर हम जैसे अब पास बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं और मेरे में इन्फेक्शन है, तो जब मैं जोर से बोलती हूँ तो वो छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बिल्कुल आपके मुंह के ऊपर आके गिर सकते हैं, वो हम देख नहीं सकते आंख से, और बहुत छोटे हैं वो हम लोग उसको अंदर ब्रीथ कर सकते हैं। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो कई बार अगर कोई चीज पड़ी होती है, जैसे टेबल है या दरवाजा है या हमारे हाथ के ऊपर हम लोग खांसते हैं, तो वो वायरस पार्टिकल्स कुछ देर तक रह सकती, तो उसी को जो फोमाइट ट्रांसमिशन कहते हैं। तो अगर थोड़ी देर के बाद और कोई आके उसी जगह पे हाथ लगाए और वो वायरस हाथ पे लग जाए और वो फिर हम मुंह पे ले जाते हैं, आंख मुंह नाक छूते हैं, तो उस तरह से वो ट्रांसमिट हो सकती है। अब पेपर पे रहना, कार्डबोर्ड पे रहना, इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ये कुछ घंटे तक रह सकती है और आइडियल कंडीशंस में कई बार 24 घंटे तक भी वो वायरस पार्टिकल्स रह सकते हैं स्टील के ऊपर, पेपर के ऊपर। इसीलिए हम कहते हैं हाथ बार बार धोइए साबुन से या डिसइंफेक्टेंट लगाइए, मास्क पहनिए ताकि अगर आपको इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन बोलते वक्त या खांसते वक्त बाहर नहीं आएगा। और अगर हम मास्क पहने हैं, सब लोग मास्क पहनते हैं, तो दोनों तरफ प्रोटेक्शन रहता है। जिनको इन्फेक्शन है वो उसको बाहर नहीं खांस सकते हैं और जो हेल्दी व्यक्ति हैं वो उसके लिए अंदर नहीं जाता है। और तीसरी बात, ज्यादा भीड़ भाड़ में ना जाए, स्पेशली इंडोर सेटिंग्स में जहाँ पे वेंटिलेशन कम है। छोटे से कमरे में बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाएं, तो जैसे दुकान है या और कोई जगह है, उसमें रिस्क ज्यादा है। तो अभी मेरे ख्याल से 1 साल में हम लोग काफी समझ चुके हैं कि ये कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता है, और इसलिए प्रिकॉशन्स लेना भी अब सायंटिफिकली उसी बेसिस पे हमें करना चाहिए। कोरोना संसर्गावर पक्क औषध नाही, मग बाधितांवर काय उपचार केले जात असतील, वर्षभराच्या अनुभवाअंती त्यात काही बदल झाले असतील का, आणि काय काय उपचार करायला हवेत याविषयीची माहिती देखील डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन यांनी दिली। हमारी जो नॉलेज है इस वायरस के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में वो बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है वैसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को भी बदलना चाहिए। अब शुरू में तो पता नहीं था कि लैब एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे या किसी ने कुछ 2-4 पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, चाइना से कुछ रिसर्च स्टडीज निकले, उसके बेसिस पे कुछ दवाइयां प्रपोज की गई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बाकी एक HIV की दवाई है लोपिनावीर रिटोनावीर करके, इंटरफेरॉन और रेमडेसिविर, इनको कहते हैं रिपर्पस्ड मेडिसिन, और फेविपिरावीर, ये सब दवाइयां बाकी वायरसेस के लिए यूज की गई थी। तो उन्होंने कहा चलो इसके लिए भी देख लेते हैं अगर ये काम करे तो फिर क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए, बड़े बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए और उससे साबित किया गया कि कौन सी दवाई काम करती है और कौन सी नहीं काम करती। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक जितनी दवाइयां टेस्ट हुई हैं उसमें कोई ऐसे ज्यादा इफेक्टिव नहीं निकली एंटीवायरल। डेक्सामेथासोन क्लिनिकल ट्रायल में जरूर उसने मोर्टेलिटी को कम किया है। जो सीवियर पेशेंट्स हैं, जो ऑक्सीजन पर हैं या वेंटिलेशन पर हैं, अगर उनको डेक्सामेथासोन दिया जाए तो उससे उनकी मौत की रेट कम हो सकती है। और अब नई जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो डायरेक्टली वायरस को अटैक करती हैं, वो वायरस को अंदर नहीं जाने देती हैं सेल में, तो उसको जल्दी देना चाहिए, अर्ली इन द कोर्स ऑफ डिजीज, बिफोर पेशेंट गेट्स वेरी सिक। उसकी ट्रायल्स अब चल रही हैं। तो WHO का शुरू से यही प्रयत्न रहा है कि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे हम अपने प्रोटोकॉल्स को अपडेट करते रहते हैं, और वही प्रोटोकॉल्स को इंडिया में बाकी देशों में अडेप्ट करके डॉक्टर्स यूज करते हैं। बट एक मैंने देखा है, इंडिया में जो प्रिस्क्रिप्शन मैंने देखे हैं कोविड पेशेंट्स के लिए वो इतने लंबे होते हैं, उसमें 10-12 दवाइयां होती हैं, उसमें एंटीबायोटिक 2-3 होते हैं, डेक्सामेथासोन होता है, आइवरमेक्टिन होता है, अजिथ्रोमाइसिन होता है, विटामिन सी होता है, जिंक होता है, पैरासिटामोल होता है, एस्पिरिन होता है। तो ये एक्चुअली इसकी कोई जरूरत नहीं है, ना इसमें कोई एविडेंस है। एंटीबायोटिक्स डू नॉट एक्ट ऑन वायरस। एंटीबायोटिक्स तब देना चाहिए जब किसी को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो,
क्योंकि हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं अपने देश में, ऑलरेडी बहुत हाई रेट्स हैं, और दिस टाइप ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज नॉट गुड एंड इट इज नॉट हेल्पिंग द पेशेंट। उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। डेक्सामेथासोन भी कुछ पेशेंट्स को ही देना चाहिए, सबको नहीं देना चाहिए। आइवरमेक्टिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि वो बेनिफिशियल है। तो इससे सिर्फ हम लोग टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हैं दवाई की। आप 10 दवाई देंगे, उसमें जरूर 2 दवाई टॉक्सिक हो जाएंगे पेशेंट के लिए। तो मेरी विनती ये है हमारे डॉक्टर्स से कि एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस को फॉलो करें। और ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें ओवरलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है, सपोर्टिव केयर की जरूरत है, इंटेंसिव केयर की जरूरत है। दैट शुड बी एक्चुअली द गोल, दैट वी प्रोवाइड वेरी गुड सपोर्टिव केयर, मिनिमाइज द यूज ऑफ मेडिसिन्स। एकीकडे कुठे रुग्णसंख्या ओसरते तर कुठे दुसऱ्या तिसऱ्या लाटेसारखी परिस्थिती दिसते. असं का होतं याबद्दलही डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन यांनी या संवादात मार्गदर्शन केलं. एक्चुअली वायरस तो कहीं गया नहीं, इरेडिकेट नहीं हुआ है, वो छुपा हुआ है। मतलब कोई ना कोई इन्फेक्टेड लोग हैं। अब लॉकडाउन से ये हम करते हैं, आर्टिफिशियली लोगों को अलग कर देते हैं, तो वो वायरस को ट्रांसमिट करने की चांस नहीं मिलता। और जब आप हर चीज को शुरू करेंगे, मार्केट खुलेंगे, लोग फिर मिलने लगेंगे, तो उसको फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फैलने की। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि वायरस कहीं नहीं जा रहा है, हमारे साथ ही है, हमारे साथ ही अभी के लिए तो रहेगा। ये एरेडिकेशन की बात तो हम लोग नहीं सोच रहे हैं। तो तब तक जब हम चांस देंगे तब बढ़ जाएगा और एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा। इंडिया इतना बड़ा देश है कि पहले तो हम लोग सिटीज में ही देख रहे हैं, मेट्रोज में सबसे भारी इन्फेक्शन पुणे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद ऐसे शहरों में ज्यादा भारी इन्फेक्शन हुआ क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, ओवर क्राउडिंग है। पर वो धीरे धीरे सेकेंड टियर, थर्ड टियर टाउन्स और गाँव में भी पहुंच चुका है। और अगर थोड़ा सा भी ढीलापन होगा तो दोबारा उन जगहों में बढ़ने की चांसेस हैं और वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो कम, जो हमारे मेट्रो टाउन्स में हैं वो गांव वगैरह में आईसीयूज वगैरह नहीं है। तो अगर वहां पे गंभीरता से बढ़ने लगे तो डेथ रेट भी वहां ज्यादा हो सकती है। कोरोनानं जगभर हातपाय पसरायला सुरुवात केल्यानंतर भारत आणि आफ्रिकेत कोरोना बळींची संख्या जास्त असेल अशी भीतीयुक्त शक्यता जगभरातून वर्तवली जात होती. मात्र प्रत्यक्षातलं चित्र अगदी त्या उलट आहे. त्या स्थितीविषयीचं विश्लेषणही डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन यांनी केलं. अब डेथ क्यों कम हुआ इंडिया में, अफ्रीका में? एक इसमें बहुत बड़ा कारण है हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल जिसे कहते हैं, एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे देश में और अफ्रीका में पॉपुलेशन जवान है, युवक पॉपुलेशन है। अगर आप मीडियन एज देखेंगे तो वो 30-35 साल के बीच में है। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में मीडियन एज देखेंगे तो 55-60 साल के बीच में वो होगा। जैसे इटली के देश में जहाँ बहुत मौतें हुई थी, वहाँ पे जो एवरेज एज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज समथिंग लाइक 88 और 90 इयर्स। उन लोगों की मौत हुई थी जो बहुत बुजुर्ग थे। तो एक सबसे बड़ा कारण ये है हमारा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। और हमें पता है इस वायरस में जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे रिस्क बढ़ता है। दूसरा ये भी हो सकता है, कुछ ऐसे थियोरीज भी हैं कि हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि हमारे देश में इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोरोना वायरसेस भी खूब फैलते हैं, तो हम लोगों के बॉडी में कुछ इम्यूनिटी थी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग, हो सकता है, बट इसको प्रूव करना पड़ेगा। और तीसरा वी हैव टू रिमेम्बर कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो परफेक्ट नहीं है। हम मौतें की बात करते हैं तो वी आर ओनली काउंटिंग दोज हु हैव डाइड इन द हॉस्पिटल विद अ कंफर्म्ड इन्फेक्शन। जो लोग घरों में मौत जिनकी हो रही है, जो अस्पतालों में नहीं उनकी मौत हो रही है, उसका तो अभी कोई हमारे पास हिसाब नहीं है। बाकी देशों में उन्होंने इसका भी हिसाब लगाया है और उसको कहते हैं एक्सेस मोर्टेलिटी। जैसे इंग्लैंड में वो बोले कि पिछले साल के हिसाब अगर इस साल का हम देखें तो एक्सेस मोर्टेलिटी हमारी 40,000 या 50,000 हो। उसमें कोरोना की वजह से इतनी हुए और नॉन कोरोना इतने हैं, क्योंकि उनके पास डेथ की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो रियल टाइम में अपडेट होती हैं। हमारे देश में डेथ सर्टिफिकेट तो कोई डॉक्टर ज्यादातर भरते नहीं है अनलेस मौत अस्पताल में होती है। मोस्ट ऑफ द डेथ्स इन रूरल एरियाज आर नॉट सर्टिफाइड बाय, कॉज ऑफ डेथ इज नॉट सर्टिफाइड। तो इसलिए हम ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं कह सकते हैं कि हमारा डेथ रेट एक्स है या वाई है। आई थिंक वो उसमें टाइम लगेगा। 1 साल बाद जब हम देखेंगे तब हो सकता है ये स्टैटिस्टिक्स ज्यादा हमारे पास कंप्लीट हो। कोरोनापासून सुटका व्हावी म्हणून आपण सगळे प्रत्यक्ष लस वापरात यायची वाट पाहतोय. ती कधी येईल याचं उत्तर आपल्याला हवंय. या संवादात डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन यांनी या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचाही प्रयत्न केला. अभी तो कुछ 2-3 वैक्सीन की ट्रायल में प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स निकाली हैं। नाउ बिकॉज इट इज पैंडेमिक, महामारी की वजह से रेगुलेटरी एजेंसीज इमरजेंसी यूज लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं। तो हो सकता है कि दिसंबर एंड या जनवरी तक 1 या 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज लाइसेंस मिलेगा कुछ देशों में।
अब हर एक देश को अपने रेगुलेटरी बॉडी को कहना होगा। WHO भी देख रही है, वो डेटा पूरा कंपनीज ने हमें दिया है, हम भी उसको देख रहे हैं और भी उसकी प्री क्वालिफिकेशन जब करेंगे, जब पूरा डेटा देख के हम लोग उसमें सेटिस्फाई हो जाएं। और गावी के साथ मिलकर अब यही चल रहा है कि कितने डोजेस प्रोक्योर कर सकते हैं और कैसे दुनिया में बांट सकते हैं। हमारा प्रयत्न ये है कि सिर्फ अमीर देशों में वैक्सीन ना रह जाए, कि सब देशों को एक ही टाइम पे मिले, तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो इसीलिए गावी में एक कोवैक्स फैसिलिटी बनाया है जो ये वैक्सीन को खरीदेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मुझे लगता है कि अगले साल मार्च अप्रैल के महीने से शुरू हो सकता है। श्रोते हो, अशा संवादातून आपल्या माहितीत तर भर पडतेच, पण त्याचबरोबर अनावश्यक भीती दूर होऊन नेमकं काय करायला पाहिजे याबद्दलचीही स्पष्टता मिळत असते। याबरोबरच आजचा कोरोना वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला। हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला। सादरकर्त्या